अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना एसी पार्ट्स का जो सेक्शन है वो स्टार्ट करें। BEE के अंदर हम लोग डीसी पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखें जो एसी पार्ट्स है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 जो है ये अलेक्जेंडर की बुक में से, ठीक है, जिसका नाम है साइनोसॉइड्स एंड फेदर्स। इसमें एक पार्ट जो है वो हमारे पास साइनोसॉइड्स का होगा और एक पार्ट जो है वो फेदर्स का होगा। सबसे पहले हम साइनोसॉइड्स का जो पार्ट होगा वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हम लोग अभी तक ना डीसी पढ़ रहे थे, अब हम एसी स्टार्ट करें। हमें ये पता होना चाहिए कि डीसी और एसी है क्या। डीसी हम कहते हैं डायरेक्ट करंट को, एसी हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को। करंट क्या होता था? करंट होता था Q ओवर T, मतलब कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कहते थे उसे करंट। अब देखिए फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, मतलब चार्ज होता क्या है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्लो कर रहे हैं, ये किसी ना किसी डायरेक्शन में फ्लो करते होंगे। तो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास करंट है वो एसी है या डीसी है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं। अगर तो वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, Q ओवर T के फॉर्मूले से हम लोग करंट निकालते हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट करंट। वहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होगा? जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनकी जो डायरेक्शन ये जो होती है ना, इनकी जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से ट्रेस करते हैं हम, सही है, वेवी फॉर्म में वो जा रहे होते हैं, तो वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अब देखें एसी, हमें ये समझ आ गया एसी सर्किट्स कौन से, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट हो जिस भी सर्किट में, वहाँ पे वो एसी सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ जो है ना वो समझने की कि एसी बनता कैसे, मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें साइनोसॉइड जो है वो समझ में नहीं आएंगे जब तक हम लोग ये ना समझ लें कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो हम लोग साइनोसॉइड्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए समझ रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राडे लॉ हमें कहता क्या है? फ्राडे लॉ ये कहता है कि अगर हम एक कंडक्टर को, ठीक है, एक कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ये हमने दो मैग्नेट जो है वो यहाँ पे रख दिए, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ना ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है एक अगर कंडक्टर रख दूँ या एक वायर रख दूँ, ठीक है, और मैं दोनों में से किसी एक चीज़ को मूव कराऊँ, जैसे मूव कराऊंगी तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी सी चेंज होंगी। ठीक है, चेंज होगी ये। अब जैसी चेंज होगी तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स, लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम फ्लक्स कहते हैं जनरली। ठीक है, अभी अभी ये समझ लें, आपको कुछ नहीं पता, आपको बस इतना पता है कि ये लाइंस है। ठीक है, लाइन के बीच में एक वायर है और ये दोनों जो है ये मैग्नेट है। ठीक है, फ्राडे लॉ कहता क्या है कि अगर हम इन दोनों में से, मैग्नेट में से या इस वायर में से किसी एक को भी मूव कराएं, तो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी वो रेस्ट में, अभी करंट नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तभी करंट बनता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है करंट। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे करंट है, नहीं, अगर ये हम इसको मूव कराएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो मूव होंगे तो वहाँ पे करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जिसे कह रहे हैं हम, वोल्टेज को हम कह देंगे ईएमएफ। करंट होगा तो वोल्टेज भी होगा, जाहिर सी बात है। वोल्टेज एक ऐसी फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स जनरेट हो जाएगी जो उन इलेक्ट्रॉन को मूव होने पर मजबूर कर देगी, तभी तो करंट जनरेट होगा। ये चीज़ हम लोग डीसी में जो है, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो करंट और वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ठीक से पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, यही हमारे पास जो है फ्राडे लॉ कहते हैं। सही है, ये फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब इसका एसी से क्या ताल्लुक है? वो जो करंट जनरेट होगा वो एसी करंट होगा। कैसे होगा अब देखते हैं। हमारे पास वहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। हाँ, ये फ्राडे लॉ जो है इसका फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हम निकाल सकते हैं एन डी फाई बाई डी टी से। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर है। वायर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है,
ये हमारे पास फ्लक्स है, ये जो सिंबल है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको इतना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी इसको छोड़ दें, बस इतना समझ लें कि फ्लक्स जो है ना, आप इसको ये कह दें लाइन है, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइनें होंगी, जितनी ज्यादा लाइन उस वायर में से पास हो रही होगी, उतना ज्यादा वहां पे फ्लक्स होगा, मतलब जितनी ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इससे हमें पता चलता है। अब देखिए ये जो है ना, आपने फॉर एग्जाम्पल क्या किया, अब हम देखते हैं कि ये एसी क्यों है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे मैं क्या कह रही हूँ, फ्लक्स कह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक वायर है, वायर या कह लें या कंडक्टर कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखें ये जो है ना, अभी करंट जनरेट नहीं हुआ है, अभी एसी हमें जनरेट करवाना है, अभी नहीं हुआ है। वो जो एसी हम जनरेट करवाएंगे उसकी, ये जो हम इसको मूव करवाएंगे तभी तो जनरेट होगा एसी, ठीक है। हमने यही बात की कि अभी वो रेस्ट में, जब मूव होगा तभी वहां पे एसी जनरेट होगा। जब हम मूव कराएंगे ना, तो इसकी जो ईएमएफ बनेगा, जो फोर्स वहां पे बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी, उसको हम ग्राफ में ट्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी क्वांटिटी होती है, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा होता है, ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखें सिंपल क्या होगा, ये मूव करेगा, जैसे ये मूव करेगा, अब आप इसको देखें कि ये यूं हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूं टेढ़ा हो चुका है। अब एक बात बताएं, पहले फॉर एग्जांपल इसमें से दो लाइंस गुजर रही थी, अब जबकि ये टेढ़ा हो चुका है तो अब इसमें से कितनी लाइनें गुजरेंगी, 1 2 3 4 5 6, मतलब लाइंस जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, लाइंस बढ़ रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जब वो अपनी पोजीशन पर था तो ईएमएफ जो है, अभी कोई भी फोर्स नहीं थी, हमने यही बात की, अभी वो रेस्ट में, कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब ईएमएफ कितना था, 0 था, ठीक है, 0 है ईएमएफ यहाँ पे 0 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना ईएमएफ की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे हम मूव कराया, हमने देखा कि फ्लक्स ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा होगा तो हमारे पास वो जो वोल्टेज होगा वो भी ज्यादा जनरेट होगा, यही हमें फ्राडे लॉ बताता है, ठीक है। तो सिंपल ईएमएफ जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये मूव करता जाएगा, ईएमएफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा लाइंस जो है वो इससे गुजरना शुरू हो जाएंगी। एक वक्त आएगा जब ये जो है ना कंडक्टर इस तरीके का हो जाएगा, बिल्कुल सीधा, और इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लाइंस गुजर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये वापस से यहाँ से घूमना शुरू होगा, वापस से घूमेगा, ठीक है। जैसे ये वापस से घूमेगा, अब मैं इसको यहाँ पे बनाती हूँ इस तरीके से, अब ये वापस से घूमा, ठीक है, अब ये यूं हो गया है। अब ब्लैक वाले को देखें, यूं हो गया ये। अब देखें अब लाइंस वापस से कम होना शुरू हो गई हैं, वापस से कम होंगी, कम होंगी, कम होंगी, ठीक है, कम हो रही है अब ये। और अब एक वक्त ऐसा आएगा जब ये घूम कर क्या होगा, यूं हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब ये जो है ना, मतलब पहले हमने जैसे इसको पूरा घुमाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाले पॉइंट को मैं ए कह देती हूँ, यहाँ वाले पॉइंट को मैं बी कह देती हूँ, ठीक है। अब मैंने जब इसको पूरा घुमा दिया एक दफा, तो अब क्या होगा, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब ये 0 पे आ गया है वापस से, जब ये जो है ना वापस इसने एक घूम लिया, अब ये 0 पे आ गया, और ये जो है ना उल्टी हो गई है इनकी पोजीशंस। अब ये वापस से घूमेगा, जब वापस से घूमेगा तो अब ये जो है ना वैल्यूज उल्टी चलेंगी। क्यों उल्टी चलेंगी, क्योंकि अब इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो वही चीजें नेगेटिव में होंगी और ये पूरी अपनी ये जो है कंप्लीट करेगा। ये इसने एक दफा घूम के, दूसरी दफा घूम के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। जब ये ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा तो इसने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, आपके ध्यान में होना चाहिए, एक साइकिल कंप्लीट कर लिए। और ये जो वेव फॉर्म बनी है इसे हम कहते हैं साइनोसॉइड। साइनोसॉइड अब अगर आपको सही से समझ आ जाएगा क्यों कहते हैं, ठीक है। और यही होता है कि हमारे पास, हमें पता चलता है कि ये हमारे पास एसी जो है सर्किट से, एसी सर्किट क्यों है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद वापस से ये घूमेगा तो वापस से वही वैल्यूज आएंगी, ऑल्टरनेट करेंगी, इसकी जो वैल्यूज हैं वो वापस से वही आना शुरू हो जाएंगी, वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। और इसको हम जो है इस तरीके से क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो डीसी और एसी में फ़र्क यही होता है कि इसमें ना हर इंस्टेंट पे ना ईएमएफ की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, हर लम्हे पर टाइम के लिहाज से यहाँ पे वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आती जा रही हैं। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में जो भी टाइम हो डायरेक्ट करंट होता है, इलेक्ट्रॉन सीधे ही फ्लो करते जाते हैं, उनमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई वेव बनती है। तो ये चीज़ होती है। अब ये साइनोसॉइड कहलाता है, ये पूरा साइनोसॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एसी किस तरीके से बनता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखें
अब जो बात करेंगे ना हम, वो ये बात करेंगे हमारा जो असल टॉपिक है, जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ये चीज़ें थी। अगर आपको इसमें से कोई परेशानी है, कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि अभी ये जो है ना, मतलब फॉर्मूलाज में कहीं पे ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, ठीक है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पता होना चाहिए साइनोसॉइड क्या है। असल जो चीज़ काम आएगी, आपका जो फॉर्मूला जिससे चैप्टर आपका शुरू हो रहा है अलेक्जेंडर का, ठीक है, वो हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। वो है कि अगर मुझे एक लम्हे का यहाँ पे ईएमएफ चाहिए, ठीक है। अब वो ईएमएफ मैं कह हूँ वोल्टेज, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी बोलूँ, वोल्टेज बोलूँ, करंट बोलूँ, मुझे अगर एसी के अंदर एक लम्हे का, किसी लम्हे का, देखो मैं नहीं कह सकती कि ये पूरा जो है ना, इसके पूरे का अगर मुझे करंट बताना हो तो वो तो एवरेज को हम करेंगे ना, मगर एक लम्हे का अगर मुझे चाहिए, सही, तो हम कहाँ से निकालें, कैसे निकालें? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, उस फॉर्मूले से ये चैप्टर, ठीक है। और जो है एक और बात, उस वो जो फॉर्मूला है वो पूरा ड्राइव होकर आया है, उसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो मैं स्किप करती जा रही हूँ सारी। बस आपको बेसिक जितनी नॉलेज की ज़रूरत है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके जो है फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो है कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। हमने ये देख लिया कि साइनोसॉइड जो है वो किस तरीके से जनरेट होता है। अब ये समझ लेते हैं कि साइनोसॉइड जो है वो एक वेव है, ठीक है। ये जो वेव है ना, इसे हम साइनोसॉइड कह रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये वेव इसी तरीके की हो, ये वेव ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ से ये शुरू हो, ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकती है। तो ये भी हमारे पास जो है वेव है, और अगर ये इस तरीके की होती है तो इसे हम कह रहे होते हैं साइन वेव, और इसे हम कह रहे होते हैं कॉज वेव, और दोनों ही हो सकती हैं। इसीलिए साइनोसॉइड का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ साइन वेव है, साइन वेव भी हो सकती है और कॉज वेव भी हो सकती है, ठीक है। कॉज वेव कब होती है? जब कंडक्टर जो है ना वो अपनी पीक वैल्यू से ही स्टार्ट हो, मतलब ये अपनी ना परपेंडिकुलर, जब इसका फ्लक्स सबसे ज़्यादा था ना, जब से घूमना स्टार्ट करें। मेरी मर्जी है ना, मैं कंडक्टर को यूं रखूं या यूं रखूं, है ना। तो हमारी मर्जी, अगर हमने बिल्कुल सीधा रखा था तो मतलब अभी उसकी सबसे पीक वैल्यू थी, सबसे ज़्यादा फ्लक्स उसमें था, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स था, तो मतलब उसका जो ग्राफ है वो यहीं से शुरू हुआ है। तो ये हमारे पास कॉज वेव कहलाती है, ठीक है। तो कॉज वेव और साइन वेव जो है, दोनों का मतलब साइनोसॉइड होता है एक। इसमें यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है, चाहे वो वोल्टेज हो या चाहे वो करंट हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है ओमेगा या ओमेगा टी, या टी आप एंगल जिसे भी कुछ भी कह लें, ठीक है। ये जो है ना, ये आपका होता है आर्ग्यूमेंट। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे किसी भी एक इंस्टेंट का वोल्टेज चाहिए, मैं कैसे निकालूंगी? वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिससे मैं निकालूं? तो वो ये फॉर्मूला है, v एट टाइम t। किसी भी टाइम पर अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो वो बराबर होगा vm साइन ओमेगा टी। अब ये जो ओमेगा टी है ना, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, साइन थीटा आ सकता है, कभी साइन जो है फाई आएगा, कभी कुछ भी आएगा, तो उसको आपने नहीं देखना। बस यहाँ वाली जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर हम लोग जो है प्लेस करते हैं। अब देखें होता क्यों है ऐसा, वो देखते हैं अभी। मगर ये हमारे पास वो वोल्टेज है जो हमारे पास जो है किसी भी वक्त पर, किसी भी इंस्टेंट पर होगा। वी एम हमारे पास क्या है? वी एम है हमारे पास पीक वैल्यू, उस क्वांटिटी की पीक वैल्यू, और साइन। और यहाँ पे ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी है आर्ग्यूमेंट, साइनोसॉइड का आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं एक मैप की बात करूँ, ठीक है, एक मैप में अगर कोई भी मुझे जगह ढूंढनी होती है, जगह तलाश करनी होती है, तो हम लोग कैसे तलाश करते हैं? लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, ये वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम उसकी असल जगह तक पहुंचते हैं। तो वेव में भी अगर मुझे उसकी असल जगह तक पहुंचना है, मतलब कोई भी एक चीज़ है, तो वो ये जो है ना आर्ग्यूमेंट होता है। जितनी ज़्यादा वेव जनरेट होती है, आर्ग्यूमेंट उतना ही ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट, इसमें अगर सिर्फ हम ये ओमेगा देखें तो ये हमारे पास कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उस वेव की वेलोसिटी कहलाती है। ये हमारे पास इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही वेव बनाई है। अगर एक सर्किट के अंदर मैं दो क्वांटिटीज़ जो है वो देखना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब एक वेव जो है ना वो ऐसी है, ठीक है, ये एक वेव जो है वो हमारे पास ऐसी है, और एक वेव जो है ना वो हमारे पास ऐसी है। दो वोल्टेजेस है, फॉर एग्जांपल दो वोल्टेज हो सकते हैं ना किसी भी एक सर्किट के अंदर, सही है। दो वोल्टेज सोर्सेज हो सकती हैं, वो दोनों ही एसी जनरेट करें। अब फॉर एग्जांपल इसे मैं कह देती हूँ V1 और इसे मैं कह देती हूँ V2, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देती हूँ ओमेगा टी, और ये हमारे पास वोल्टेजेस है। अब देखिए मैं इस एरिया को ना फाई कह रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखें,
यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर 9 में काम आएगा, वो ये कि ये फॉर्मूला देखें। अगर मैं इस फॉर्मूला को इस वेव के हिसाब से लिखना चाहूँ, v1 के हिसाब से, मैं यहाँ से v1 निकालना चाहूँ, तो v1 बराबर होगा साइन ओमेगा टी के, सिर्फ साइन ओमेगा टी, ठीक है, vm साइन ओमेगा टी आएगा सिर्फ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे v2 निकालना चाहूँ, अब v2 में देखिए सिर्फ ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी तो मौजूद ही है, ओमेगा टी तो है ही, मगर उससे पहले वाला एरिया भी तो है, वो भी तो प्लस करेंगे, है ना। तो v2 का एंगल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, vm साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। इस तरीके से हम लोग जो है एंगल देख रहे होते हैं। इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये पूरी चीज हुआ करेगी। और यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लीडिंग और लैगिंग का। लीडिंग और लैगिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो सर्किट में आगे चल रही है, कौन सी क्वांटिटी पीछे चल रही है, ठीक है। अब देखें लीडिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें लीडिंग कौन सी है। लीडिंग के लिए बस एक चीज देखा करें, बस एक चीज, ज्यादा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज देखें कौन सी क्वांटिटी पहले अपनी पीक वैल्यू पे पहुंची है, बस ये देखना है आपने। आप देखिए v1 पहले पीक वैल्यू पे पहुंची है, v2 की पीक वैल्यू ये रही, इसकी पीक वैल्यू ये रही, पहले v2 पहुंची है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि v2 लीड्स v1, ठीक है, ये हम इस तरीके से लिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो है v1 जो है वो पीछे चल रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 लैग्स v2, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए दोनों के अंदर फर्क कितना है, कितने आगे से वो लीड किया है, कितने फर्क से उसने लीड किया है, उसे हम कह रहे होते हैं फेज डिफरेंस। क्या कह रहे होते हैं? फेज डिफरेंस। मतलब उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान फर्क कितना है। अब फर्क आपको दिख रहा है, बीच में फर्क दिख रहा है फाई, ठीक है, दोनों में फाई का फर्क है ना। अगर ये भी मैं फाई यहाँ से हटा देती, ये भी यहीं से शुरू होती v2 भी, सही है, तो ये जो दोनों का फर्क है, ठीक है, स्टार्टिंग में देख ले, फर्क स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा आपको, तो वो आपके पास फेज डिफरेंस कहलाता है। और आप लीडिंग और लैगिंग में ये भी शो करते हैं, v2 लीड v1, v2 जो है वो v1 को लीड कर रही है कितने से, बाय फाई एंगल, ठीक है, और v1 लैग्स v2 बाय फाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट था जो समझना ज़रूरी था। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ये सारी जो है बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, अभी हमने कोई इसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं है, न्यूमेरिकल्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। अब देखें, अब हम देखेंगे कि कभी भी हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वांटिटी शायद आपको साइन वेव में गिवन हो और एक क्वांटिटी शायद आपको कॉस वेव में गिवन हो, ठीक है। तो आपको अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ज़रूरी है कि आप उन दोनों क्वांटिटीज़ को साइन में ही सॉल्व करो, ठीक है। लीडिंग और लैगिंग देखने के लिए भी ना या तो दोनों साइन में होनी चाहिए या तो दोनों कॉज में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, साइन को कॉज में बदलना और कॉज को साइन में बदलना सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जो है इन्होंने साइन वेव दी होती है, एक कॉज वेव दी होती, ठीक है, ये दोनों तो साइन वेव है। अगर मुझे एक साइन दी हुई होती है, एक कॉज दी हुई होती, तो मैं क्या करती, फिर कैसे देखती, तो फिर मैं किसी एक को जो है बदलती, साइन को या तो कॉज में या तो कॉज को साइन में, और दोनों को सेम करती। सेम करने के बाद ही मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती, लीडिंग लैगिंग चेक करती। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें इसकी नीड पड़ेगी, तो अब हम वो फॉर्मूलाज देखेंगे कि किन फॉर्मूलाज से हम लोग जो है आपस में इन दोनों को जो है बदल सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास वो फॉर्मूलाज है जिससे हम किसी भी साइन वेव को कॉज वेव में और कॉज वेव को साइन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फॉर्मूलाज अपने जहन में रख के बस और याद कर लें। अब ये हमारे पास ना एग्जाम्पल 9.1 है बुक की, ठीक है, और 9.2 भी हम इसी वीडियो में करेंगे। अब देखें ये जो है ना हमारे पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी चीज़ क्या होती है फॉर्मूले के अंदर और क्या क्या चीज़ों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि भाई ये एक साइनोसॉइड है, मतलब ये एक साइनोसॉइडल वोल्टेज गिवन है हमें, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि भाई इसमें बताओ एम्पलीट्यूड क्या है, फेज क्या है, पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारे पास पीक वैल्यू होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ वी टी का, जो हमने अभी पढ़ा था वी एम, ठीक है, साइन ओमेगा टी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें ये जो वी एम था ना, ये होता था एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास क्या कहलाती है, पीक वैल्यू। ग्राफ में भी हमने बना के चेक किया था, पीक वैल्यू कौन सी होती थी, ये वाली वैल्यू वी एम कहलाती थी, ठीक है। तो वी एम जो है वो सबसे पहले लिखा हुआ होता है, एंगल से पहले लिखा हुआ होता है। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना हो तो ये एंगल से पहले मेरे पास 12 लिखा हुआ है, तो 12 इसका क्या है, पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है फेज।
फेज फाइंड करना है। फेज हमेशा गौर से देखें, फेज क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना ये वेव जो है ना वो कुछ पहले से शुरू हो रही होती है, तो वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज़ होती है ना, फाई जो हमने पढ़ा था पिछले पेज पर, फाई इस तरीके का जो डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस को अभी छोड़ दें। ये जो है ना अगर कोई एक वेव भी है, फॉर एग्जांपल एक वेव वो अब यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, तो उसका जो फेज होगा ना वो ये होगा, फाई होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेज जो है ना वो ये चीज़ होती है जो एंगल के अलावा लिखी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई जो है वो हमारे पास क्या है, फेज हमारे पास क्या है, 10 डिग्री है, ठीक है। पीरियड, पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसमें पूरी एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है, वो टाइम पीरियड, ठीक है, वो टाइम जिसमें एक पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2π/ω, ठीक है। 2π तो 2π होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे हमेशा याद रखें ये ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टी के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो ओमेगा होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास 50 है ये। यहाँ से आप लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे 0.1257 सेकेंड्स आ जाएगा। ये हमारे पास टाइम पीरियड का तो सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। जो अब दूसरी चीज़ हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइड, मतलब कि एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स हुई हैं, ठीक है। ये एक साइकिल पढ़ी हमने, ये एक साइकिल, इसी तरह से और कितनी साइकिल, ये पूरा एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स हुई हैं। तो एफ कैसे निकालते हैं हम, 1/t करके, जो भी टाइम पीरियड आपके पास आया है आप क्या करेंगे उसको 1 से डिवाइड करें, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7.958 हर्ट्ज, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने इस पूरे चैप्टर में अपने जहन में रख के चलनी है। एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, ठीक है। फेज आपके पास क्या होता है, ये जो ओमेगा टी प्लस या माइनस करके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है वो आपके पास फेज होता है। फेज मतलब कि जो आपकी साइन, जो वेव या कॉस वेव जहाँ से भी शुरू हुई होती है, तो वो जो पूरा क्वांटिटी होती है वो फेज होता है उसका, ठीक है। पीरियड, पीरियड जो आपके पास वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, मतलब जो पूरी साइकिल है, पूरी साइकिल ये कितने टाइम में खत्म हुई, कितना टाइम पीरियड था, मतलब 0.1257 में इसने ये पूरी साइकिल जो है खत्म कर ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हुई, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड मतलब कि एक साइकिल के लिए कितनी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड के लिए इतनी साइकिल्स रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है वो हमने देख ली हैं। अब हम एग्जाम्पल 9.2 जो है वो कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 9.2 है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द फेज एंगल बिटवीन V1 एंड V2, मतलब V1 और V2 के दरमियान का फेज एंगल हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए दरमियान का एंगल निकालना है, मतलब उन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो मतलब हमें उन दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है, वो दोनों कितने फर्क से चल रहे हैं, कितना फेज डिफरेंस है उनके दरमियान, ठीक है। स्टेट विच साइनोसॉइड इज लीडिंग, और कौन सी साइनोसॉइड, मतलब V1 और V2 दोनों ही एक वेव्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी वेव जो है वो लीड कर रही है, कौन सी साइनोसॉइड जो है वो लीड कर रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास 3 तरीके हैं, तीनों तरीके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला तरीका हमारे पास कौन सा है, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना होता है, दोनों वेव्स को, कोई भी दो वेव्स हो, तो या तो वो दोनों साइन में होनी चाहिए या तो वो दोनों कॉज में होनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमने ये फॉर्मूलाज भी देखे थे, ठीक है। अब हम इनका यूज़ करना देखेंगे। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कॉज मौजूद है, पहला तरीका कौन सा है, मैं इसको साइन में बदल दूँ, दोनों मेरे पास साइन हो जाए, ठीक है, दोनों को कंपेयर करूँ और आंसर निकाल लूँ। आंसर निकाल के भी देख लेंगे कैसे निकालना है। एक तरीका मेरे पास कौन सा है, साइन मौजूद है, इसको कॉज में करूँ, दोनों को कॉज में कर दूँ और आंसर निकाल लूँ। तीसरा तरीका ये है जिसमें हमें कन्वर्जन की नीड नहीं पड़ती। तीसरा तरीका हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि हमें कन्वर्जन वगैरह नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट निकालते हैं हम, और वो अभी तक हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, तो अभी हम इस क्वेश्चन में ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला मेथड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मेथड वन। मेथड वन में मैं क्या करूँगी कि मैं साइन को ना कॉज में बदलूंगी, ठीक है। मेरे पास मैं लिख देती हूँ V1 बराबर है माइनस का tan कॉज ओमेगा टी प्लस का 50 डिग्री के, और V2 बराबर है 12 साइन ओमेगा टी माइनस का 10 डिग्री के। अब ये जो ओमेगा टी है ना, ये आप इसको समझिए साइन का जो भी पूरा एंगल है, ठीक है। अभी मैं साइन को बदलना चाह रही हूँ, तो आप इन चारों में से साइन वाला देखें, ठीक है। साइन वाले मेरे पास 2 हैं, अगर मैं ये वाला साइन वाला यूज़ करूँ तो इसमें मेरे पास यहाँ पे ना माइनस की साइन भी होनी चाहिए थी, साइन से पहले माइनस की साइन, मतलब 12 से पहले या साइन से पहले एक ही बात है, 12 से पहले भी माइनस की साइन मौजूद होती, तो मैं ये वाला फॉर्मूला
यूज़ करती, ठीक है। मगर यहाँ पे तो माइनस की साइन मौजूद नहीं है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। इससे मेरे पास कॉज में जाएगा, जबकि इससे हमारे पास साइन में ही जाता, ठीक है। तो ये चीज़ भी देख लें। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखिए जो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी का मतलब ये पूरा एंगल है, ठीक है। अब कन्वर्जन देखिए किस तरीके से होगी, V2 बराबर हो जाएगा 12। एम्पलीट्यूड को आपने छेड़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, एम्पलीट्यूड को एज इट इज रखा करें। साइन को हम बदल के किस में कर देंगे, कॉज में कर देंगे, तो कॉज लिख दें, ठीक है। साइन प्लस में है ना, तो प्लस वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ। प्लस वाला फॉर्मूला कैसे है मेरे पास, कॉस ओमेगा टी प्लस नीचे है यहाँ पे माइनस, नीचे माइनस का 90, ठीक है, बराबर है मेरे पास प्लस का साइन ओमेगा टी के। ये वाला फॉर्मूला असल में मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस में था। ओमेगा टी का मतलब पता है क्या है, साइन का पूरा एंगल, ठीक है। इन्होंने कहा है भाई साइन का पहले पूरा एंगल लिखो, ओमेगा टी लिखो, मतलब पूरा एंगल जो साइन के साथ मौजूद है ना पहले वो लिखो। तो मैं लिख दूंगी जो साइन के साथ मौजूद था, फिर उसमें से -90 कर दो, ये है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 कॉस ओमेगा टी माइनस का 100 हो जाएगा ये, तो भाई ठीक है। V2 आ गया मेरे पास। V1 मेरे पास क्या था, माइनस का 10 कॉस ओमेगा टी प्लस का 50 डिग्री। अब आप लोग समझेंगे कि अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों कॉज में आ गए, आपने यही तो कहा था कि कॉज में लाना है हमने और सिंपल जो है सॉल्व कर देना। नहीं, कॉज में नहीं, दोनों के प्लस माइनस भी देखना है आपने। ये प्लस कॉज है, ये माइनस कॉज है, आपने सेम करना है, ठीक है। तो हम माइनस कॉज वाले को प्लस कॉज में करेंगे, तभी तो हमने ये माइनस के फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है, माइनस का कॉस ओमेगा टी बराबर होता है मेरे पास कॉस ओमेगा टी प्लस 180 भी कर सकते हैं, माइनस 180 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे माइनस का 180 डिग्री कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें माइनस का कॉस ओमेगा टी मतलब V1 मेरे पास बराबर हो जाएगा माइनस का 10। अब माइनस हम हटा देंगे, हम क्योंकि उसको प्लस में कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 10 हो जाएगा ये कॉस, ठीक है। मतलब मैंने कॉस के माइनस को अब किस में बदल दिया, प्लस में, ठीक है। माइनस को हम प्लस में बदल लें। ओमेगा टी मतलब कि इन्होंने कहा है भाई माइनस के कॉस के साथ जो भी पूरा एंगल था ना उसको लिखो, पहले लिख दिया, प्लस 50 लिख दिया भाई, फिर उसमें से माइनस का 180 कर दो। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 कॉस ओमेगा टी माइनस का 180 में से ये चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 130 डिग्री। V1 ये आ गया। V2 मेरे पास क्या आया था, 12 कॉस ओमेगा टी माइनस का 100 डिग्री। अब देखें, अब इसमें से हम फेज डिफरेंस, सबसे पहले तो फेज एंगल कैलकुलेट करना होता है। फेज एंगल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई, इन दोनों के अंदर फर्क देख लें। एक है -130, एक है माइनस का 100। खुद देख लें दोनों के अंदर फर्क कितना है। अगर फर्क हम नहीं देख पा रहे तो हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं, ठीक है। माइनस का 130 इसमें से माइनस कर दें, फर्क के लिए हम माइनस करते हैं ना, माइनस का 100, तो ये मेरे पास 30 आ गया। बस साइन नहीं देखें, सिर्फ एंगल देखें, ठीक है। 30 डिग्री का फर्क है दोनों में, 30 का फर्क है दोनों में, 30 डिग्री जो है वो इनका फेज एंगल है। अब इसमें से लीड कौन सा कर रहा है, लैग कौन सा कर रहा है, तो नंबर लाइन में आपको पता है कि माइनस में -100 पहले आएगा, फिर -130 आएगा। मतलब ये 100 वाली वेव जो है ये -100 से शुरू हुई है, ये -130 से शुरू हुई है, -100 वाला आगे चलेगा, साइड सी बात है, ठीक है। तो V2 जो है हम लिख देंगे V2 लीड्स, आगे चल रहा है ना, V2 लीड्स V1। डिफरेंस कितना है दोनों के दरमियान का, 30 डिग्री है, बाय 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने एंगल भी बता दिया इनको और लीडिंग और लैगिंग भी बता दिया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं, जिसमें हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने दोनों को कॉज में लाए, ठीक है, फिर हमने सॉल्व किया। अब हम दोनों को साइन में लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास अब मेथड 2 है जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है। मेथड 1 में बहुत लंबी हो गई, आपने ना माइनस को भी प्लस में बदला, और जब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। वैसे तो ये दोनों मेथड्स पढ़ने की नीड भी नहीं थी, मेथड 1 की नीड नहीं थी, मेथड 2 ही इसमें जो है ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ ही ध्यान में रखनी है, जब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे चीज़ों को तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल V1 भी लिख दें और V2 भी लिख दें, 12 साइन ओमेगा टी माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को साइन में करेंगे, मतलब कि ये जो कॉज वाला है ना इसको हमने साइन में बदलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ना कॉज, ये रहा माइनस का कॉज, ठीक है, साइन में बदल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें माइनस को प्लस में करने की भी नीड नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो ये मेथड बहुत ईजी था, ठीक है। V1 को सिंपल हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। मैं फॉर्मूला ये यूज़ कर रही हूँ, साइन ओमेगा टी,
ठीक है। अब क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाले ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 90 बराबर होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी के। मुझे क्या चीज़ गिवन है, माइनस का कॉस ओमेगा टी गिवन है। ठीक है, सिंपल मैं उसको साइन के प्लस में कर दूंगी। प्लस में क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस को ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये हम किस तरीके से करेंगे, 10 आपने एम्पलीट्यूड को कभी नहीं छेड़ना होता, माइनस साइन को हम प्लस में करके और कॉस की जगह क्या लिख दूंगी, मैं साइन लिख दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास कॉस का पूरा एंगल है, मतलब ये कॉस का पूरा एंगल है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है भाई पूरा जो एंगल है वो एज इट इज लिखो, तो एज इट इज लिख देते हैं भाई, फिर उसमें से -90 कर दो। ठीक है, ये ऐसे हो गया, tan साइन ओमेगा टी -90 करा तो ये हमारे पास माइनस का 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, V1 मेरे पास ये है, बॉक्स बना दिया। V2 मेरे पास ये है, सिंपल देख ले, V1 V2, V1 जो है वो हमारे पास है -40 और V2 जो है वो मेरे पास है -10। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस भी कितना है, 30 डिग्री है। और आगे कौन सा चल रहा है, V2 चल रहा है। ठीक है, V2 है ये हमारे पास V1 है, तो हम कह देंगे V2 लीड्स V1 बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं तो आपने हमेशा आसान चीज़ की तरफ जाना है, ना कि इतनी लंबी करनी है। ठीक है, मगर कोई भी हमें जो है सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी थी तो हमने सारे मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी था, आपने सिंपल माइनस वाले को प्लस वाले में बदल देना है। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूलाज ना याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखें जो तीसरा तरीका है ना हमारे पास, वो ग्राफिकल मेथड है, वो इससे भी ज़्यादा इजी है, जो हमने अभी कन्वर्जेंस करके किया है। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्जन वगैरह की कोई नीड नहीं पड़ती। इसमें एक चीज़ देखें, V1 और V2 है, आपने इसमें ग्राफ की सूरत में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया, इसमें हमेशा जो ये वाला एक्सिस है ये हमारे पास कॉस कहलाता है और ये हमारे पास जो है साइन कहलाता है। अब देखें इसमें ना जो हमारे पास वेव्स चल रही हैं वो हमेशा याद रखिए वो चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। दूसरा, आपने ये यूनिवर्सल है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब देखिए V1 और V2 इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद है हमारे पास। एक तो एम्पलीट्यूड मौजूद होता है। ठीक है, कॉस के एंगल्स मौजूद होते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड है इसका मतलब ये होता है कि V1 -10 है, एक लाइन को मुझे -10 रिप्रेजेंट करना है, एक को 12। V1 की मैं एक लाइन बनाऊंगी, V2 की अलग लाइन बनाऊंगी, -10 की लाइन में छोटी बनाऊंगी, 12 की लाइन में लंबी बनाऊंगी, ताकि पता चले कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड में फ़र्क है। ठीक है, अब V1 मुझे बनाना किधर है, गौर से देखें, कॉस ओमेगा टी में 50 ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है चीज़ें। ठीक है, कॉस ओमेगा टी में 50 ऐड करो, कॉस ओमेगा टी, ये भी हमारे पास कॉस ओमेगा टी है, ये भी हमारे पास साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब देखें कॉस ओमेगा टी में 50 ऐड करो। ठीक है, 50 ऐड करो मतलब यूँ चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा चला चला चला। ठीक है, इसमें भी 50 ऐड किया हमने, 50 ऐड किया तो ये 50 आगे आया। और ठीक है, और ये मेरे पास क्योंकि V1 है, ये थोड़ी सी छोटी लाइन बनाई मैंने ऐसे। अब देखिए ये मेरे पास है V2 में मेरे पास क्या है, साइन ओमेगा टी -10। साइन से 10 पीछे जाओ, आगे नहीं जाओ। आगे जाते तो मैं यहाँ बनाती, यूँ चल रही है वेव्स। ठीक है, यूँ चल रही है, आगे जाते तो मैं यहाँ -10 बनाती, मतलब +10 यहाँ पे होता। ठीक है, -10 मतलब पीछे है, पीछे यूँ चलेगा। ठीक है, पीछे उल्टा चलेगा ना, तो पीछे मतलब -10 पीछे है, -10 ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास -10 का एंगल होगा, 10 डिग्री है ये मेरे पास। और यहाँ पे ये थोड़ी सी लंबी लाइन बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा V2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है फेज डिफरेंस, और ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है। तो हमेशा याद रखें इन दोनों के दरमियान का जो है वो फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, ये अब देखें ये पूरा क्वाड्रेंट जो है वो 90 का है, आपने एक ही क्वाड्रेंट में काम करना होता है, तभी मैंने ये वाले क्वाड्रेंट में काम किया। ठीक है, 90 का है, 90 में से आप 50 भी माइनस कर दें और 10 भी माइनस कर दें। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 30 डिग्री। तो आपको पता चल गया फेज डिफरेंस इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, 30 डिग्री का। और आगे कौन सा चल रहा है, मैं बोल रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं चीज़ें, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये यूँ चल रहा है, V2 चल रहा है, फिर V1 चल रहा है, V2 चल रहा है, V1 चल रहा है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि V2 लीड कर रहा है V1 से। ठीक है, बाय 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम ग्राफ में चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं।
जब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल के लिए ये एग्जांपल जो है वो इस तरीके की थी। आप लोग बुक में से जो इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो भी जो है तीनों मेथड से करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको चीज़ें जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारा फेजर का टॉपिक होगा, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज हैं, उनके और भी क्वेश्चंस वगैरह है, फिर जिस तरीके से हमने डीसी में केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो हम एसी में भी करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जो है ये एंड करें टॉपिक, इसका जो अगला वीडियो होगी वो फेजर्स की होगी।